रूस में जो लोग सार्वजनिक रूप से व्लादिमीर पुतिन से इस्तीफा मांगते हैं वे अक्सर खिड़कियों से गिर जाते हैं। तो अब जब आम रूसी नागरिक कैमरे पर अपने चेहरे दिखाते हुए ठीक वही कर रहे हैं तो यह सोचने पर मजबूर करता है कि पिछले कुछ हफ्तों में ऐसा क्या बदल गया कि अब रूसियों को कोई डर नहीं है। क्योंकि इस सवाल का जवाब बताता है, पुतिन वह चीज खो रहे हैं जिसे बनाने में उन्होंने दशकों लगाए। हर तानाशाह जिस चीज पर जिंदा रहता है, पुतिन का डर खत्म हो रहा है। देखिए, रूस के अंदर इतनी सारी चीजें टूट रही है कि अब रूसियों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रूसी शेयर बाजार ने 3 सालों में सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट देखी है। केंद्रीय बैंक युद्ध जारी रखने को पॉन्जी स्कीम चला रहा है और ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन हर दिन रूसी फैक्ट्रियों और रिफाइनरियों को तबाह कर रहा है। और यही वजह है कि रूसियों का दिमाग खराब होता जा रहा है। यहाँ तक कि रूसी प्रचारक जिन्होंने 4 साल तक हर यूक्रेनी सफलता को नजरअंदाज किया, अब सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है और वे खुलेआम घबरा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पिछले 48 घंटों में हुई हर घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। क्यों आम रूसी लोग वाकई में कुछ खतरनाक कर रहे हैं और क्यों पुतिन की सबसे बड़ी रेड लाइन बिना किसी नतीजे के पार कर दी गई है। मेरा नाम सैम है। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं ताकि समझ सके कि रूसी लोग अब क्यों बोल रहे हैं। हमें इस हफ्ते रूस पर पड़े आर्थिक दबाव को समझना होगा। कुछ दिन पहले रूसी शेयर बाजार एक दिन में 5% गिरा, जो 3 सालों में सबसे बड़ी गिरावट है। कुछ बड़ी कंपनियां एक ही दिन में 10 से 15% तक गिर गईं। अब समझिए कि यह गिरावट क्यों मायने रखती है। क्योंकि पिछली बार ऐसा सितंबर 2022 में हुआ था। यही वो महीना था जब पुतिन को समझ आया कि उनकी 3 दिन का विशेष सैन्य अभियान 3 दिन से ज्यादा चलेगी। तो उन्होंने आंशिक लामबंदी का आदेश जारी किया और यहीं पर रूसियों ने अपना आपा खो दिया। कई रूसी सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दूसरे रूसी, खासकर अमीर और रसूखदार रूसी, देश छोड़कर भागने लगे और पुतिन को वास्तव में मजबूर होना पड़ा कि वे अपने पहले से घोषित योजना के कुछ हिस्सों को सार्वजनिक रूप से वापस ले। ये आखिरी बार था जब बाजार इस तरह गिरा था, लेकिन इस बार कोई लामबंदी नहीं हुई है। तो सवाल ये है, इस तरह की गिरावट का कारण क्या था? हमें अब रूसी केंद्रीय बैंक की ओर देखना है। रूसी केंद्रीय बैंक ने अभी घोषणा की है कि वह देश के बैंकों में 5 ट्रिलियन रूबल यानी लगभग 70 अरब डॉलर डाल रहा है। यह बहुत बड़ी रकम है। ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि उस पैसे का इस्तेमाल किस काम में होने वाला है। देखिए, हमें पहले से ही पता है कि पुतिन के पास अपना युद्ध जारी रखने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, क्योंकि तेल से होने वाली आमदनी लगातार गिरती जा रही है। इसकी वजह है प्रतिबंध और जाहिर है यूक्रेनी ड्रोन हमले, जिन्हें लंबी दूरी के प्रतिबंध भी कहा जा सकता है। और रूसी सरकार, रूसी बजट बहुत हद तक, और मेरा मतलब है बहुत हद तक, उस तेल की आमदनी पर निर्भर करता है। और जैसा कि नेपोलियन ने एक बार कहा था, युद्ध जीतने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है, पैसा, पैसा, पैसा। पुतिन के पास पैसा नहीं है और उसे किसी तरह पैसा जुटाना होगा, क्योंकि वो युद्ध नहीं रोकेगा। चलिए ईमानदार रहे। रूसी केंद्रीय बैंक 70 अरब डॉलर छापकर निजी बैंकों को दे रहा है ताकि वे सरकार से बॉन्ड खरीदे और पुतिन अपने युद्ध को फंड कर सके। युद्ध ये असल में पोंजी स्कीम और एक चक्र है। सेंट्रल बैंक सीधे पुतिन को पैसा दे सकता है, लेकिन वे स्वतंत्र दिखने के लिए पहले बैंकों को देते हैं, जो बाद में पुतिन को देंगे। शेयर बाजार इस चाल में नहीं फंस रहा, इसलिए समझदार निवेशक रूसी बाजार से पैसे निकाल रहे हैं। पर सोचने की बात है कि समझदार निवेशक शुरू में रूसी बाजार में क्यों थे। फिर भी हम यहाँ उस पर चर्चा नहीं करेंगे। रूसी अभिजात वर्ग के लिए यह सामान्य बात है। वे पैसा बाजार से निकालकर स्विट्जरलैंड या लंदन में रख सकते हैं। उनके पास ऐसे वकील हैं जो उन चीजों का हल निकाल सकते हैं जिन्हें आप और मैं असंभव समझते हैं। तो मुझे यकीन है कि उनके पास अपनी हर समस्या का कोई ना कोई रास्ता जरूर है। रूसी जनता पीड़ित है और पुतिन के खिलाफ आवाज उठा रही है। हमारे पास एक क्लिप है जिसमें मास्को की एक निवासी अपना चेहरा दिखाकर और सार्वजनिक रूप से ये कह रही है कि अगर पुतिन इन सभी समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने ये युद्ध क्यों शुरू किया? अब जब उनके पास यूक्रेन को मास्को पर हमला रोकने की योजना नहीं है तो देश उन्हीं को चलाने देना चाहिए जिनके पास योजना है। सुनिए, क्योंकि शायद आपने नहीं सोचा होगा
कि ऐसा भी होगा। मैं मास्को क्षेत्र, कपोनिया, लेनिनग्राद क्षेत्र और कई अन्य जगहों पर विस्फोटों के वीडियो देख रही हूँ। बेलगोरोद और ब्रायंस्क क्षेत्रों में भी हम सालों से विस्फोट देख रहे हैं। पुतिन, हमारी सुरक्षा कहाँ है? जब आपने विशेष सैन्य अभियान शुरू करने का फैसला किया तो आपने हम लोगों से नहीं पूछा, आपने किसी से भी नहीं पूछा। हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करें और अगर आप नहीं कर सकते तो बाहर निकल जाएं। इस्तीफा दें, महाभियोग की मांग करें। क्या उन्होंने एसएमओ की घोषणा से पहले सोचा था? उन्हें पता चल गया होगा कि वायु रक्षा बेकार है, बजट लुट चुका है और भ्रष्टाचार फैला है। उन्हें ये जरूर समझ आ गया होगा। अगर उन्हें ये समझ नहीं आया तो देश पर 25 साल राज करने के बाद, खैर, वो बस एक पतित अयोग्य व्यक्ति हैं। इसलिए तो और भी ज्यादा वजह है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अब समझ में आता है कि 2022 में जब लामबंदी घोषित हुई तो लाखों पुरुष, महिलाएं, बच्चे और रूस छोड़ गए थे। उन्होंने रूस क्यों छोड़ा? अब मुझे समझ में आता है। लोगों को इससे भी छोटी बातों पर जेल भेजा जाता है। 2 दिन पहले कुजबास के एक रूसी निवासी को पुतिन की आलोचना वाला वीडियो पोस्ट करने पर जुर्माना मिला और वे यह नहीं छुपा रहे कि जुर्माना किस लिए था। यही फैसले में लिखा है। ये जुर्माना रूसी संघ के राष्ट्रपति के प्रति नकारात्मक मूल्यांकन के लिए लगाया गया था, जो एक पुरुष स्वर वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत राय के रूप में व्यक्त किया गया था, जिसकी टिप्पणियों में अशिष्ट, अपमानजनक और अभद्र भाषा से संबंधित शब्द थे। रूस में अभिव्यक्ति की इतनी आज़ादी है कि वे आपको सार्वजनिक रूप से बता रहे हैं कि अगर आप पुतिन की आलोचना करेंगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। और ऐसे माहौल में अब लोग सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं और उनसे इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। वैसे ये कोई अकेली घटना नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग कमेंट्स में जाकर कहेंगे, अरे ये तो बस एक क्लिप है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? जानते हैं क्या, हमारे पास और भी क्लिप्स हैं। इस दूसरी क्लिप को देखिए। फिर से मॉस्को से उसी हफ्ते वही संदेश, एक संदेश जो सीधे छोटे व्लादिमीर को संबोधित है। तो सुनिए। मैं व्लादिमीर व्लादिमीरोविच से अपील करती हूँ। मेरा संबोधन व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन से है। मैं आपको फिर से माननीय व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन नहीं कहूंगी, क्योंकि आपके लोग, हमारे लोग, आपके नहीं बल्कि हमारे लोग अब आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। आप एक चोर हैं, एक हत्यारे हैं। आपने हमारे देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। राज्य फार्म और सामूहिक फार्म बर्बाद कर दिए। न खेत बचे हैं, न फार्म, कुछ भी नहीं बचा है। वहाँ कुछ नहीं बचा। अब आपने हमारे मर्दों को लड़ने के लिए भेज दिया। अब आपने हमारे लोगों को जमीन के किसी उजाड़ टुकड़े के लिए लड़ने भेज दिया है, जिसकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें इसकी और गोलाबारी झेलने की जरूरत नहीं है। हमें यह नहीं चाहिए कि हमारे बच्चे, पति या पिता इसमें जान गंवाएं। हमें उनकी जरूरत है कि वे अपने घरों में, अपने ही घरों में जिएं, राज्य के खेतों, सामूहिक खेतों का निर्माण करें और अपने देश को फिर से पटरी पर लाएं। जो आपके पास है, आप निश्चित रूप से यहूदी राष्ट्रीयता के हैं। अपना सामान बांधो और अपने यहूदी लोगों के पास चले जाओ। यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम देश को बर्बाद कर रहे हो और जब यूक्रेनी नागरिक हमारे कंट्री पर बमबारी करते हैं तो बंकरों में छुप जाते हो। तो भागो और बंकरों में छुप जाओ। अब समझ में आ रहा है कि पुतिन इस युद्ध को मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग से इतनी दूर क्यों रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि रूस के उच्च वर्ग उनके फैसले से परेशान हो, क्योंकि उन्हें आगे की आशंका थी। दुर्भाग्यवश यही युद्धों की बात है। इन्हें शुरू करना आसान पर रोकना मुश्किल, और ये अनिश्चित होते हैं। पुतिन 3 दिन का युद्ध चाहते थे, पर अपने 5वें साल में ये अब घर तक पहुंच गया है। असल में कल ही यूक्रेन ने वो कदम उठाया जिसे पुतिन ने पहले परमाणु रेड लाइन कहा था। मतलब अगर यूक्रेन ऐसा करता है तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने पश्चिमी मिसाइलों से रूसी सैन्य फैक्ट्री पर हमला किया। हमारे पास एक क्लिप है। असल में उसने इमारत को इतनी जोर से मारा कि छत और कई मंजिलें उड़ गईं। अब सब कुछ आग की लपटों में घिरा हुआ है। मैं तो बिल्कुल निशब्द हूं। ये ब्रोस्नेव में एक रूसी सैन्य संयंत्र पर यूक्रेनी हमले के बाद का दृश्य है। यह संयंत्र इस्कंदर और KH-101 जैसी रूसी मिसाइलों के लिए मार्गदर्शन घटक बनाता है। यही मिसाइलें रूस यूक्रेन के नागरिकों पर और निश्चित रूप से यूक्रेनी अपार्टमेंट ब्लॉकों और शहरों पर इस्तेमाल करता है। यूक्रेन अब तीर गिराने के बजाय
तीर बनाने वालों पर हमला कर रहा है। सिर्फ सैन्य फैक्ट्री नहीं, यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल की गई स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी अहम है। ये ब्रिटिश मिसाइल है, पर इसमें अमेरिकी पुर्जे हैं। और अंदाजा लगाइए, 2024 में अमेरिका में चुनाव के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के अंदर अटाकम्स मिसाइल इस्तेमाल की अनुमति दी। फिर यूनाइटेड किंगडम ने भी यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइलें इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। यही वो समय था जब पुतिन पूरी तरह घबरा गए और उन्होंने अब तक की अपनी सबसे स्पष्ट परमाणु धमकियों में से एक दी। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन इसे रूसी क्षेत्र में इस्तेमाल करता है तो हम परमाणु युद्ध की ओर बढ़ेंगे। सुनिए, यह क्लिप लंबी है लेकिन कहानी के अगले हिस्से के लिए जरूरी है। पुतिन की बात ध्यान से सुने। लेकिन जब बात आती है पश्चिमी निर्मित उच्च सटीकता वाले लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल की, तो यह एक बिल्कुल अलग कहानी है। ये बिल्कुल अलग है। हकीकत ये है कि यूक्रेनी सेना आधुनिक पश्चिमी निर्मित उच्च सटीकता वाले लंबी दूरी के सिस्टम का इस्तेमाल करके हमले करने में सक्षम नहीं है। ये ऐसा नहीं कर सकती। ये केवल उपग्रहों से प्राप्त खुफिया डेटा के उपयोग से ही संभव है, जो यूक्रेन के पास नहीं है। हम खुफिया जानकारी लेंगे। ये डेटा केवल या तो यूरोपीय संघ या संयुक्त राज्य अमेरिका के उपग्रहों से है, मूल रूप से नाटो के उपग्रहों से। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण बात, शायद मुख्य बिंदु ये है कि इन मिसाइल सिस्टम्स के लिए उड़ान मिशन मूल रूप से केवल नाटो देशों के सैन्य कर्मियों द्वारा ही डाले जा सकते हैं। सिर्फ नाटो सैनिकों को बंकरों में जाने की इजाजत है। यूक्रेनी सैन्य कर्मी ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए ये सवाल नहीं है कि यूक्रेनी शासन को इन हथियारों से रूस पर हमला करने की अनुमति दी जाए या नहीं। ये सवाल है कि क्या नेटो देश सीधे तौर पर सैन्य संघर्ष में भाग ले रहे हैं या नहीं। अगर ये फैसला लिया जाता है तो इसका मतलब होगा कि नाटो देश, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन में युद्ध में सीधे तौर पर भाग ले रहे हैं। ये उनकी सीधी भागीदारी है और ये निश्चित रूप से खुद संघर्ष की प्रकृति और उसकी असलियत को काफी हद तक बदल देता है। इसका मतलब होगा कि नेटो देश, अमेरिका और यूरोपीय देश रूस के साथ युद्ध में हैं। और अगर ऐसा है तो इस संघर्ष की असलियत में आए बदलाव को ध्यान में रखते हुए हम हमारे लिए पैदा होने वाले खतरों के आधार पर उचित फैसले लेंगे। हमारे लिए पैदा होने वाले खतरों के आधार पर। मैंने तब कहा था कि पुतिन और रूस लगातार परमाणु हथियारों को लेकर झांसा दे रहे हैं। रूस को अपने बड़े मालिक चीन से परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे धमकी देकर अपनी मर्जी की चीजें हासिल करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन दुर्भाग्यवश पुतिन फिर बुरी तरह बेनकाब हो गए हैं। ये पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार समस्या पहले से बड़ी लग रही है। रूसी युद्ध ब्लॉगर इस बात पर घबरा गए हैं कि लाल रेखा पार होने के बाद भी पुतिन कुछ नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट देखें। रूसी जेड चैनल्स इस वक्त पूरी तरह से घबरा गए हैं। यूक्रेन के शक्तिशाली सटीक हमले ने, जिसमें संभवतः स्टॉर्म शैडो या स्केल्प क्रूज मिसाइल का उपयोग हुआ, रूस की सैन्य माइक्रोचिप और उत्पादन की रीढ़ सेमीकंडक्टर प्लांट को पूरी तरह तबाह कर दिया। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि कई विशेषकर्मी मारे गए और दर्जनों घायल हुए। रूसी युद्ध ब्लॉगर्स डरे हुए हैं, कह रहे हैं सरकार खतरे को अनदेखा कर रही है और लंदन पर परमाणु हमला चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन हिस्सा है पागलपन भरी दिमागी कलाबाजियां। युद्ध समर्थक ब्लॉगर अलेक्सी जिजो टेलीग्राम पर रोते हुए इस हमले को कायराना बता रहे हैं, क्योंकि ये दिन में फैक्ट्री में भीड़ के समय हुआ। वे कहते हैं कि रूस मानवतावादी है क्योंकि वह सिर्फ रात में यूक्रेनी ठिकानों पर बमबारी करता है ताकि जानें बचे। बिल्कुल, क्योंकि रूसी मिसाइल हमले यूक्रेनी अपार्टमेंट ब्लॉकों पर रात में बहुत नरम होते हैं। अब हालात को और भी दिलचस्प बनाने के लिए मिसाइलें ठीक उसी वक्त गिरी जब रूस में पूरे देश भर में 1 मिनट का मौन रखा जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये मौन सैनिकों को सम्मान देने के लिए है जो मारे गए या लड़ रहे हैं। उसी समय यूक्रेन ने हमला करने का फैसला किया। मुझे नहीं लगता कि ये जानबूझकर किया गया, क्योंकि मिसाइल पहुंचने में समय लगता है, लेकिन ये शानदार टाइमिंग थी। नष्ट हुआ सेमीकंडक्टर संयंत्र पूरी तरह पश्चिमी उपकरणों पर निर्भर है,
जिन्हें प्रतिबंधों के चलते बदलना असंभव है। नई इस्कंदर या KH-101 की मार्गदर्शन प्रणालियां जल्दी बनानी हो तो शुभकामनाएं। रूसी बहाना मशीन के लिए यह कॉमेडी की पराकाष्ठा है। अब यही समस्या रूस की रिफाइनरियों के साथ हो रही है। रूस ने ये रिफाइनरियां 90 के दशक में सोवियत संघ टूटने पर बनाई थीं और बहुत सारे पश्चिमी देश रूस में रिफाइनरियां बनाने के लिए गए थे और इन कंपनियों ने रिफाइनरियां बनाने के लिए पश्चिमी उपकरणों का इस्तेमाल किया क्योंकि यह बस ज्यादा तेज था। लेकिन अब जब रूस पर बहुत भारी प्रतिबंध लगे हुए हैं, मेरा ख्याल है कि यह दुनिया का सबसे ज्यादा प्रतिबंधित देश है। यूक्रेन जब रिफाइनरी का कोई अहम हिस्सा नष्ट करता है तो वे उसे पश्चिमी देशों से प्रतिबंधों के कारण आसानी से आयात कर नहीं सकते। अब जाहिर है इसका मतलब यह नहीं है कि रूस उन पश्चिमी उपकरणों को हासिल नहीं कर सकता। ऐसा एक पूरा गुप्त बाजार है जहां रूस खुद को दुबई, अफ्रीका या एशिया में दिखाकर सामान खरीद सकता है। लेकिन इसका मतलब यह है कि रूस को ज्यादा समय लगाना पड़ता है और उन्हें अपनी जरूरत की मात्रा हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यह तथ्य कि यूक्रेन नियमित रूप से रूसी रिफाइनरियों पर हमला कर पा रहा है, इसका मतलब है कि रूस के लिए अपनी रिफाइनरियों में पुर्जे बदलना और भी मुश्किल होता जा रहा है। और यही वजह है अभी हाल ही में रूस ने घोषणा की वैसे कि मॉस्को रिफाइनरी जिस पर कुछ दिन पहले हमला हुआ था, वही रिफाइनरी जहां से ढक्कन हवा में उड़ गया था, वो बस अंतरिक्ष की ओर उड़ रहा था। खैर, वो रिफाइनरी इस साल बाकी समय नहीं चलेगी। ये यूक्रेन के लिए अच्छी खबर है। अब चलिए कहानी के हल्के पहलुओं पर बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेट पर इस पर काफी मजाक और शानदार मीम्स बने हैं। तो अब हमारे मीम सेगमेंट पर चलते हैं। आप लोग नियम जानते हैं। अगर आपको मीम्स पसंद आ रहे हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और कमेंट्स में बताएं कि आपका पसंदीदा मीम कौन सा है। पहला मीम देखिए, जिसमें ज़ेलेंस्की पुतिन की खूब धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुझे लगता है पुतिन का समय अच्छा नहीं गुजर रहा। अब अगले मीम पर चलते हैं। अगला मीम मेरे पसंदीदा कोट्स में से एक की याद दिलाता है, जो दिवंगत महान सीनेटर जॉन मैकेन का है। मैकेन ने कहा था कि रूस एक पेट्रोल पंप है जिसे माफिया चला रहा है और जो खुद को एक देश के रूप में पेश करता है। ये लाइन सालों से लोगों के जहन में है क्योंकि ये सच है। पर सोचो, क्या मुझे लगता है कि अब ये लाइन सच नहीं है क्योंकि रूस अब पेट्रोल पंप नहीं रहा और इसका श्रेय यूक्रेनी प्रतिबंधों को जाता है। मुझे लगता है एक यूक्रेनी सैन्य जनरल कह रहे हैं कि ये अब सच नहीं है। रूस अब कजाकिस्तान से तेल मंगा रहा है क्योंकि गर्मियों में मांग बढ़ गई है। यूक्रेनी ड्रोन रूसी रिफाइनरियों को नष्ट कर रहे हैं जिससे वे निर्यात नहीं कर पा रहे और अब आयात कर रहे हैं। शायद ये पहली बार है जब वे ऐसा कर रहे हैं, लेकिन पुतिन के शासन में युद्ध शुरू होने के बाद कई चीजें पहली बार हो रही है। वह पहले राष्ट्रपति बने जिनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। वह पहले रूसी राष्ट्रपति बने जिनके देश पर हमला हुआ। वह पहले परमाणु संपन्न देश के राष्ट्रपति बने जिनके देश पर हमला हुआ क्योंकि यूक्रेन कुर्स्क में घुसा। तो कई घटनाएं पहली बार रिकॉर्ड हुई। नीचे कमेंट्स में अपने पसंदीदा मीम्स डालें। खत्म करने से पहले एक दिलचस्प तथ्य, क्या आप जानते हैं कि पुतिन को नया जार कहा जाता है क्योंकि वह लंबे समय से शासन कर रहे हैं और उनका पुराने जार से भी संबंध है। हमने इसे इस हफ्ते इंस्टाग्राम पर कवर किया है, जरूर सुने। पुतिन को रूस का नया जार कहा जाता है। इसके पीछे वाजिब वजह है, उन्होंने करीब 26 साल देश पर शासन किया है। इस तस्वीर में लड़की ने अपनी जिंदगी में पुतिन के सिवा कोई शासक नहीं देखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नया जार असल में पुराने जार निकोलस द्वितीय से जुड़ा हुआ है। देखिए, पुतिन के दादा रासपुतिन के लिए शेफ थे, फिर उन्होंने रोमानोव परिवार के लिए खाना बनाया, फिर रूसी क्रांति के बाद वे लेनिन के लिए शेफ बन गए और बाद में स्टालिन के लिए भी, और अब उस शेफ का पोता रूस का नया जार है। अंत में हमारे सदस्यों के लिए बोनस सेगमेंट है जिसमें हम बताते हैं कि पुतिन की दशकों पुरानी राजनीतिक व्यवस्था अब कैसे दरक रही है। ये हमलों के कारण नहीं, बल्कि इसमें छोटी दरारें आ रही हैं जिन्हें कई लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर आपको यह दिलचस्प लगे तो नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या basicsinsider.com पर सदस्य बने। आपके समर्थन से हम ऐसे वीडियो YouTube विज्ञापन आय पर पूरी तरह निर्भर हुए बिना बनाते रह पाते हैं जो अब भरोसेमंद नहीं रही। इसके बदले आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता है जो पब्लिक चैनल पर नहीं है। आप साइन अप करके ये सब एक्सेस कर सकते हैं। मेरे पास
बस इतना ही है। मेरा नाम सैम है। अगले वीडियो में मिलूंगा।